दोस्तों, ये तो रहा हमारी दुनिया का एक मशहूर देश यमन, लेकिन इसके ठीक नीचे अगर आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक बहुत ही छोटा सा टापू नजर आएगा कि जिसको सोकोट्रा नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में जानना तो दूर, बल्कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मगर ये इतना ज्यादा अहम और इतना ज्यादा खास है कि पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया के कई बड़े बड़े ताकतवर देश इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। सोकोट्रा नाम के इस छोटे से टापू को एलियन का टापू भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीजें पाई जाती हैं, जिस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, वो आपको शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ के पेड़ों से खून तक निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको दज्जाल का टापू कहकर भी पुकारते हैं। और दज्जाल का टापू इसको क्यों कहा जाता है? इस टापू की जमीन, इसके पेड़ पौधे और इस पर पाई जाने वाली हर चीज दुनिया के बाकी इलाकों से इतनी ज्यादा अलग क्यों है? आखिर दुनिया के कई ताकतवर देश एक लंबे वक्त से इस टापू के ऊपर नजर बनाकर क्यों रखे हुए हैं? ये सारी ही चीज आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बात क्लियर करता चलूं कि भले ही ये सोकोट्रा नाम का आइलैंड यमन की मेनलैंड से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी ये यमन का ही हिस्सा है। और जो चीज इसको सबसे ज्यादा खास, कीमती और अहम बनाती है वो है दरअसल इस आइलैंड की जबरदस्त लोकेशन कि हर दिन दुनिया के लगभग 30 से 40% जो ट्रेड शिप होते हैं उनको इसके पास से होकर गुजरना ही पड़ता है। अब वो चाहे जापान, चाइना, इंडिया जैसे देशों से आ रहे हों और उनको यूरोप की तरफ जाना हो, या फिर उस पर्शियन गल्फ की तरफ से आ रहे हों कि जहाँ पर तेल और गैस का खजाना रखा हुआ है, और वहां से वो तेल और गैस लेकर यूरोप की तरफ जा रहे हो, तो जाहिर है इन सारे ही जहाजों को इस आइलैंड के पास से होकर गुजरना ही होगा। उसके बाद वो यमन की मेन लैंड के पास पहुंचेंगे, जहां पर एक छोटी सी स्ट्रीट मौजूद है कि जिसको बाबुल मंदेब के नाम से भी जाना जाता है। उसको क्रॉस करेंगे, फिर रेड सी में पहुंचेंगे, और रेड सी की मदद से ही फिर वो मिस्र के स्विस कैनाल में एंटर करेंगे, और स्विस कैनाल को क्रॉस करते हुए ही यूरोप पहुंच जाएंगे। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की जो भी ताकत इस छोटे से इलाके पर अपना कंट्रोल बनाकर रखेगी, वो इस पूरे एरिया के ट्रेड को भी कंट्रोल करेगी, यानी कि दुनिया के व्यापार पर नजर बनाकर रखेगी। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि अगर आप लोग दुनिया के नक्शे में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आइलैंड उस सोमालिया के भी पास में मौजूद है कि जिसके समुद्र के लुटेरे दुनिया भर में मशहूर हैं और वक्त वक्त पर अलग अलग दुनिया के देशों में समुद्री जहाजों पर हमला करके उनको परेशान करते रहते हैं। तो जो भी ताकत इस आइलैंड पर अपना कंट्रोल बनाकर रखेगी, वो इन सारे समुद्री लुटेरों पर भी नजर बनाकर रख सकेगी और अपने समुद्री जहाजों को इनसे बचा सकेगी। ऐसे ही बहुत सारे रीजन की वजह से एक लंबे वक्त से ईरान, कतर और इंडिया जैसे कई देश अपना इन्फ्लुएंस इस आइलैंड पर बढ़ाने की कोशिश करते आए हैं, मगर सोकोट्रा पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अपना दबदबा कायम करने की इस रेस में दुनिया के दो और खिलाड़ी जो इन सारे देशों में भी कई आगे खड़े हुए नजर आते हैं, वो है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यमन। हाँ दोस्तों, वही यमन कि जिसका हिस्सा खुद सोकोट्रा नाम का ये आइलैंड भी है। दोस्तों, सोकोट्रा भले ही यमन का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल और यहाँ का कल्चर बाकी यमन से काफी अलग नजर आता है। यहाँ की टोटल आबादी 60 से 90 हजार के बीच में बताई जाती है, जिसमें से 50% सुन्नी मुस्लिम है, जबकि 50% के करीब शिया मुसलमान हैं। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मछली वगैरह पकड़ते हैं या फिर खजूर वगैरह का व्यापार करते हैं। मगर दोस्तों, कुदरती हुस्न से माला माल सोकोट्रा नाम के इस आइलैंड को भी उस वक्त किसी की नजर लग गई कि जब ये उस सिविल वॉर की जद में आ गया कि जो ऑलरेडी यमन में चल रही थी। यमन सिविल वॉर के बारे में ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। शॉर्ट में बताऊं तो आप लोग ये समझिए कि इस जंग में एक तरफ अंसारुल्लाह नाम का वो ग्रुप है कि जो आजकल काफी चर्चाओं में है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की वजह से, और साथ ही साथ उनको हुती के नाम से भी जाना जाता है। तो वही इनके अपोजिट में है, यानी कि इनके मुखालिफ में यमन की वो हुकूमत है कि जिसको अमेरिका,
यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और सऊदी अरेबिया जैसे देशों का फुल सपोर्ट हासिल है। दोनों ही पार्टी के बीच में एक लंबे वक्त जंग चल रही है जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और यमन आधी से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। मगर जाहिर है कोई भी पार्टी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस जंग में जहां तक एक तरफ यमन की हुकूमत को सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों ने खुले तौर पर सपोर्ट किया और हर तरह से उनकी मदद की, तो वही यमन की हूती की मदद करने का जिम्मा भी ईरान ने उठाया है। यूएई अगर इस आइलैंड पर अपना असर बढ़ाने में और अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो जाता है तो जाहिर है यमन के हूती के ऊपर नजर रखने में या फिर अगर वक्त पड़े तो उन पर अटैक करने में उसको काफी आसानी होगी, क्योंकि ये दोनों ही काम यूनाइटेड एमिरेट की जमीन के मुकाबले में यहाँ से ज्यादा आसानी के साथ हो सकते हैं। 2015 में जब इस टापू पर एक खतरनाक बाढ़ आई तो यूएई और सऊदी अरेबिया ने मौके का फायदा उठाया और वो इंसानी मदद के बहाने से यहाँ पर एंटर हो गए। आम लोगों के लिए खाने पीने रहने का इंतजाम तो किया ही, मगर सिक्योरिटी के बहाने से यूएई ने अपने 5000 के करीब सैनिकों को भी तैनात कर दिया। फिर सन 2018 में यमनी फौज को ट्रेनिंग देने के लिए यूएई की तरफ से अपनी फौज भेज दी गई। 30 अप्रैल सन 2018 आते आते तो यूनाइटेड अरब एमिरेट की फौज ने यहाँ की एयरफोर्स और इसके अलावा सी पोर्ट वगैरह पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके अलावा यूएई ने अब वहाँ के बेसिक जगहों पे जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल या फिर रोड्स वगैरह में भी बड़ी तेजी के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और तो और वहाँ के बहुत सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को सैलरी वगैरह भी देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे वहाँ के आवाम में यूएई की मकबूल और उनकी हमदर्दी बढ़ती चली गई। मगर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया यूएई की इन तमाम चीजों से काफी नाराज नजर आया और इस मुद्दे को लेकर दोनों ही देशों के बीच खटपट भी दिखाई दी। ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ के आवाम के लोगों का सपोर्ट हासिल करने के बाद अब यूएई अपने अगले प्लान पर काम कर रहा है और इस पूरे टापू को एक टूरिस्ट जगह में बदलना चाहता है। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो इसको एक नया दुबई बनाना चाहता है। अब बात करें अगर इस टापू के बारे में कि आखिर दज्जाल से इस टापू का क्या लेना देना है और बहुत सारे लोग इसको दज्जाल का टापू या दज्जाल का जजीरा क्यों कहते हैं, क्या सच में यहाँ पर दज्जाल कैद है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि दज्जाल कुछ और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम के मुताबिक कयामत से पहले जो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक निशानी दज्जाल का एक फितना है, जिसके बारे में दुनिया में आने वाले दूसरे पैगंबर के साथ साथ आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को वार्निंग दी है और इससे बचने का तरीका भी बताया है। कयामत से पहले दुनिया में आने वाला एक खतरनाक फितना दुनियावी दौलत से माला माल होगा और इसी के जरिए से पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। इस्लाम धर्म की बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों में ये बात क्लियर मेंशन है कि कयामत से पहले जब दज्जाल आएगा तो ये दौर मुसलमानों के लिए न सिर्फ हद से ज्यादा खतरनाक होगा बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा भी होगा। अब दोस्तों आप लोगों को सही मुस्लिम की दज्जाल से रिलेटेड एक बहुत अहम हदीस सुनाते हैं, एक ऐसी हदीस जो हजरत तमीम दारी से रिवायत है। दोस्तों आप लोगों को हदीस सुनते वक्त कंफ्यूजन ना हो इसीलिए पहले ही बताते चले कि तमीम दारी एक ऐसे इंसान थे कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। एक समुद्री हादसे की वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो चलिए उस हदीस को सुनाते हैं। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तमीम दारी जो पहले ईसाई था उसने मेरे पास आकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसने मुझे एक ऐसा वाकया सुनाया है कि जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है कि जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़म के कबीले के 30 आदमियों के साथ समुंदर के सफर पर समुद्री जहाज़ों में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें तूफान की वजह से उन्हें महीने भर तक इधर उधर ढकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक टापू में पहुंच गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था। वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर टापू में दाखिल हुए। जब वो टापू में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे। बालों की हद से ज्यादा होने की वजह से उन्हें उस जानवर के आगे और पीछे का पता भी न चल पाया। तमीम दारी के साथियों ने उस जानवर से कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। फिर उन लोगों ने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? उस जानवर ने जवाब दिया, ऐ लोगों, खानका में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमीम दारी और उसके साथियों को खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान न हो और कहीं ये जानवर हम लोगों को नुकसान न पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हो गए।
वहाँ हमने भारी भरकम कदकाठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से लेकर टखनों तक एक लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उस लंबे कदकाठ वाले आदमी से तमीमदारी और उसके साथियों ने पूछा, तेरा नाश हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने को कहा। उस लंबे कदकाठ वाले आदमी ने कहा, मुझे बेशान के बाग के बारे में बताओ। हमने पूछा, बेशान के बारे में क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग में दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, उस झील के बारे में कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा, मुझे बताओ क्या उस झील में पानी मौजूद है या नहीं। हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी मौजूद है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में आखिर कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को भी सराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ अरबों ने उनके साथ जंग की। इस पर उसने पूछा कि जब अरबों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की तो आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने उसे जवाब दिया कि वो आसपास के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और आसपास के लगभग सभी अरबों ने उनकी इताअत कबूल कर ली। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? हमने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फिर उसने कहा कि उन लोगों के लिए यही बेहतर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और मुझे बहुत ही जल्द निकलने की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस से यह बात साबित हो गई कि दज्जाल पहले ही पैदा हो चुका है और अब वो सिर्फ अपने निकलने की इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा है। और वो जिस समुद्री इलाके में भी कैद है वो कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं है। दोस्तों, इसी हदीस की वजह से हमेशा से ही वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर दुनिया की अलग अलग जगहों पर अलग अलग टापुओं के बारे में ये दावा करते आए हैं कि शायद ये वही जगह है कि जहाँ पर दज्जाल को कैद किया गया है। कभी कोई कहता है कि शायद ये बरमुदा ट्रायंगल है, तो कभी दुनिया के किसी और अजीबो गरीब इलाके को दज्जाल से जोड़कर देखा जाता है। मगर जाहिर है सही में वो जगह कौन सी है, इस बारे में से हम में से कोई भी नहीं जानता। दज्जाल से जोड़कर देखने वाले टापुओं में से एक टापू वो भी है कि जिसके बारे में अभी तक हमने वीडियो में बात की है और जिसको सोकोट्रा नाम से जाना जाता है और जो यमन के पड़ोस में, बल्कि ये कहिए कि यमन में ही मौजूद है। इस टापू की लोकेशन तो यूनिक है ही, मगर जिस तरह की चीजें इस टापू पर देखने को मिलती है उस तरह की चीजें हमको दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती है। एक्सपर्ट का मानना है कि किसी दौर में ये भी अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था, मगर हजारों बल्कि लाखों साल पहले ये दुनिया के एक बड़े से हिस्से यानी अफ्रीका से पूरी तरह से अलग हो गया था। और यही वजह है कि आज के दौर में इस टापू पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे परिंदे इस तरह की हर चीज दुनिया के दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग है। इस टापू पर पाई जाने वाली मिट्टी को भी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मिट्टी माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में न सिर्फ पेड़ पौधे बड़ी तेजी के साथ उगते हैं बल्कि जो भी उगते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो दुनिया के दूसरे इलाकों में नहीं उग सकते हैं। इस टापू पर एक खास किस्म का पेड़ भी पाया जाता है जिसको ड्रैगन द ट्री के नाम से जाना जाता है। लोकल लोग इसको दमुल अखवैन के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसका मतलब होता है दो भाइयों के खून वाला पेड़। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे की ऐतिहासिक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। मगर हाँ, जब कभी भी इस पेड़ के किसी तने को काटा जाता है तो उसमें से लाल कलर की एक ऐसी चीज निकलती है कि जिसको देखकर ये महसूस होता है कि शायद ये पेड़ से खून निकल रहा है। इस खून जैसी अजीबोगरीब चीज को हमारे पास्ट में हमेशा से ही बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी कॉस्मेटिक जैसी चीजों में इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इस टापू पर एक ऐसा अजीबोगरीब पेड़ पाया जाता है कि जिसका नीचे का हिस्सा तो एक बोतल की तरह बहुत ज्यादा मोटा होता है, जबकि ऊपर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा पतला और कमजोर होता चला जाता है। इसी बनावट की वजह से इस पेड़ को द बोतल ट्री का नाम दिया गया है। इस पेड़ पर उगने वाले फूल हद से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर हाँ जहरीले भी इतने ज्यादा होते हैं कि चंद सेकंड के अंदर ही बड़ी से बड़ी जानदार चीजों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सोकोट्रा नाम के इस टापू के पहाड़ों पर ऐसी बहुत सारी पुरानी
पुरानी गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनके अंदर आज भी इंसानों के निशान मौजूद हैं, जो न सिर्फ इस टापू के हजारों साल पुराने होने की गवाही दे रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इंसान कितने सालों से बसता आया है। फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि इस टापू की आबो हवा और इस टापू पर पाई जाने वाली लगभग सभी चीजें दुनिया के दूसरे इलाकों में पाई जाने वाली चीजों से बिल्कुल अलग और अजीबोगरीब है। और शायद यही वजह है कि लोकल लोग इसको न सिर्फ दज्जाल से जोड़कर देखते हैं, बल्कि दज्जाल के जजीरे का नाम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सोकोट्रा नाम के इस टापू के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।